हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 वालों का एक न्यू यूनिट अर्थात एक नया टॉपिक जो कि है इकोलॉजी। क्या है इकोलॉजी? इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में एक दो लेक्चर के रूप में पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम इसके अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक हैं, मुख्यतः 4 टॉपिक हैं जो कि हैं जीव तथा समष्टि पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अलावा जैव विविधता एवं संरक्षण तथा पर्यावरण मुद्दे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्यतः 2 लेक्चर के पश्चात करेंगे। अभी हम एक दो लेक्चर में हम जानेंगे पारिस्थितिकी क्या होती है, इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, या फिर किसके द्वारा एक छोटे से मॉलिक्यूल के द्वारा किस प्रकार एक बायोस्फीयर बन गया, अर्थात ये इस पर्यावरण में एक छोटे मॉलिक्यूल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ये स्टार्ट हुए और किस प्रकार से ये पूरे पर्यावरण बना लिया, जिसमें हम बहुत से प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं, बहुत से प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। ये सब किस प्रकार निर्माण हुआ, वे सब आते हैं इकोसिस्टम के अंतर्गत। ओके, वैसे पढ़ेंगे तो विकास के रूप में अगर देखेंगे तो विकास अलग चैप्टर है, उसको हम देखेंगे, लेकिन विकास के चैप्टर में किस प्रकार ब्रह्मांड से एक जीव की रचना हुई वो बात अलग है। लेकिन यहाँ की बात इकोसिस्टम मुख्यतः ये पर्यावरण से संबंधित होता है। अगर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम की अगर बात करें तो ये मुख्यतः जो होता है जीव और पर्यावरण के बीच संबंधों को बताता है। क्या? जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको नीचे लिखे हैं यहाँ पर कि जो इकोलॉजी टर्म होता है, इकोलॉजी टर्म ये बताता है क्या कि जीव तथा उसके पर्यावरण, किसके? जीव के पर्यावरण, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को हम क्या नाम दिए हैं? उसको नाम दिए हैं इकोलॉजी। ओके, तो इकोलॉजी टर्म ये बोलता है। अब ये इसका मतलब अर्थात जो जीव है और उसका पर्यावरण, पर्यावरण, इसके बीच संबंधों को बताता है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी समझ में है ना कि इकोलॉजी क्या बोलता है कि जीव और पर्यावरण के बीच जो आपसी संबंध होते हैं, उनमें जीवन यापन के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रखते हैं, उनके बीच जो भी संबंध रहता है, अंतर संबंध, उसके बारे में वे बताता है। इसके अलावा जो ये इकोलॉजी वर्ड दिया गया ना, इकोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम दिया गया अर्नेस्ट हेकल के द्वारा। ओके, अर्नेस्ट हेकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी वर्ड का यूज किया। इसके अलावा इस वर्ड के बारे में काफी अच्छे से जानकारी दी है कौन? हमारे राइटर, नॉन राइटर, लेकिन इन्हीं को जो कि इकोलॉजी वर्ड के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया, उन्हीं को बोल दिया गया फादर ऑफ इकोलॉजी। ये आप 3 पॉइंट याद रखिएगा। एक इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, इसके अलावा फादर ऑफ इकोलॉजी, और लास्ट में आता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। उनको कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कोई बाबा रामदेव नहीं, ये है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो कि हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। आई बात समझें? अगर हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी की, ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी की कौन कौन शाखाएं हो सकती हैं, उनमें हम क्या अध्ययन कर सकते हैं, उनमें क्या बताने का प्रयास कर रहा है ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी में देखो मुख्यतः यहाँ पर 2 टर्म है, एक तो स्वपारिस्थितिकी, इसके अलावा दूसरा टर्म है समपारिस्थितिकी। ओके, स्वपारिस्थितिकी बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ओके, ये इसका मतलब स्वपारिस्थितिकी मतलब ये होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेष जात का उसके पर्यावरण के प्रति संबंध को क्या बोलते हैं हम? स्वपारिस्थितिकी। अब जैसे मान लो एक ह्यूमन बॉडी का अपने पर्यावरण के पश्चात प्रति क्या संबंध होता है, इसको बताता है कौन? हमारा स्वपारिस्थितिकी। अब देखो स्वपारिस्थितिकी क्यों ह्यूमन बॉडी से हम अभी तुलना कर रहे हैं। अब देखो ये एक अन्य जानवरों से भी, अगर किसी एक विशेष जात के पक्षी का उसके किसी एक सदस्य से पर्यावरण के बीच संबंध
अगर उसके बारे में बताएं तो वो भी होगा स्वपारिस्थितिकी। बशर्ते शर्त इतना है कि किसी जात में किसी विशेष जाति का एक सदस्य का उसके पर्यावरण के बीच संबंध जो होता है वो होता है स्वपारिस्थितिकी। अब यहाँ पर बोला गया है क्या, विशेष जात का एक विशिष्ट क्षेत्र, एक क्षेत्र में पर्यावरण के साथ संबंध। क्या लिखा गया है, विशेष जात का एक क्षेत्र में पर्यावरण के साथ संबंध जो होता है वो होता है स्वपारिस्थितिकी। इसे हम बोलते हैं स्पीशीज इकोलॉजी में बोलते हैं क्या, आल्सो कॉल्ड स्पीशीज इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी हो गया। देखो जो इकोलॉजी टर्म होता है ना, ये इकोलॉजी चैप्टर जिसमें 4 चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे चल के, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ये आज यदि आप 12th में पढ़े इससे भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, पक्का श्योर रहता है इनसे क्वेश्चन आएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है आफ्टर 12th के पश्चात। अगर आप देखेंगे तो अगर जैसे नीट की या फिर अन्य किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से अगर क्वेश्चन आपके ज्यादा बनेंगे ना, सबसे ज्यादा इकोलॉजी से बनती है। ओके, इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो इकोलॉजी होता है वो बहुत ही इसमें इफेक्टिव हो गया है। इसको अभी आगे बताते हैं, पहले समझ लेते हैं ये समपारिस्थितिकी क्या होता है। समपारिस्थितिकी, अब जैसे में देखो इसमें देखो विशेष जात का था, मतलब किसी क्षेत्र में उपस्थित, किसी एक क्षेत्र में उपस्थित किसी विशेष जात के एक सदस्य का उसके पर्यावरण के प्रति संबंध क्या था, स्वपारिस्थितिकी। और समपारिस्थितिकी में क्या बोलता है, एक क्षेत्र में विशिष्ट, एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जातियों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध क्या था, समपारिस्थितिकी। अर्थात अब एक क्षेत्र यहाँ ले लो पूरा, तो अब उस क्षेत्र में आपको बहुत से, अगर ह्यूमन बॉडी के अलावा अगर हम आपको बात करें तो उसमें आपको कई प्रकार के पंछी देखने को मिलेंगे या फिर अन्य जानवर आपको देखने मिलेंगे, तो उनकी कई प्रकार की स्पीशीज देखने को मिलेंगी हमारे पृथ्वी पर। ये एक प्रकार से क्षेत्र हो गया हमारा। तो अब जो ये पंछी हो गए या फिर अन्य जानवर हो गए, तो उनका यानी पक्षी और जानवर का उनके पर्यावरण के संबंध जो होता है वो होता है समपारिस्थितिकी। ओके, आई बात समझे। इसे बोलते हैं सिनिकोलॉजी या फिर बायो इकोलॉजी या फिर बोल सकते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी या फिर। ओके, तो इसमें एग्जांपल आता है कुछ, जैसे इसी से जुड़ा हुआ टर्म पूछा है, जैसे समुदाय हो गया, पारितंत्र हो गया, जीवों पारिस्थितिकी हो गई, ये सब मुख्यतः है समपारिस्थितिकी। समुदाय में मुख्यतः एक से अधिक जात उपस्थित होते हैं, उन्हें समुदाय बोला गया। अब पारितंत्र अर्थात प्रकृति में उपस्थित जो जीव जगत आपस में निवास कर रहे हैं पर्यावरण के साथ, ये सब होते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पारिस्थितिकी। उसी प्रकार जीवों पारिस्थितिकी भी अर्थात जीवों का जो अपने पर्यावरण के प्रति संबंध होता है वो होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर आता है पारिस्थितिकी का उद्देश्य व क्षेत्र। पारिस्थितिकी इकोलॉजी का जो उद्देश्य होता है मुख्यतः होता है कि ये अपने पर्यावरण के साथ जीव और पर्यावरण के बीच जो एक संबंध होता है उसको परस्पर बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी चीज का हानि ना हो, किसी भी चीज का ज्यादा इफेक्टिव ना हो। तो अब जो एक पारिस्थितिकी की अर्थात इकोलॉजी की एक डिफिनेशन दिया गया है उसी को ये मेंटेन रखना चाहते हैं। क्या कि ये जो प्रकृति में उपस्थित जीव हैं और प्रकृति में उपस्थित जो पर्यावरण है अर्थात पेड़ पौधे या फिर अन्य चीजें हैं पर्यावरण से संबंधित, उनके बीच जो आपसी संबंध है इन्हीं को मेंटेन किए रहना, ये होता है हमारे पारिस्थितिकी का उद्देश्य। और अगर हम इसके क्षेत्र के में पूछे तो क्षेत्र के रूप में आता है बहुत सारी चीजें। अब जैसे इसका उद्देश्य इन सब के अलावा जो होता है मृदा अपरदन से, जैसे हो गया मृदा अपरदन,
प्रदूषण। इसके अलावा हो गया बाढ़ का आना। ऐसे बहुत से टर्म हैं जो कि इसका ये हमारा इकोलॉजी बताता है कि किस प्रकार मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसको रोका जा सके, या फिर प्रदूषण जो फैल रहे हैं उसके। इसके अलावा बाढ़ का आ जाना, ये सब एक प्रकार से क्या है, हमारी पारिस्थितिकी में होने वाली घटनाएं जिनको रोकना अति आवश्यक है। ओके, तो यही सब हमारा मुख्यतः इकोलॉजी का उद्देश्य होता है। इसके अलावा इसमें मेन कार्य जो यहाँ पर अभी आ रहा है प्रदूषण। इसके अलावा इसमें और आता है कि जंगलों की कटाई, जंगलों का विनाश बोल सकते हैं इसे। अब जंगलों के विनाश से क्या हो रहा है, जंगलों के विनाश से जो उसमें निवास कर रहे पशु पक्षी हैं उनका जो अपने पर्यावरण के प्रति संबंध था, वहां पर जिस प्रकार वो निवास कर रहे थे उनका तो पारिस्थितिकी इकोलॉजी टूट गया। तो अब उस स्थिति में उस निवास में रह रहे जीवों को नुकसान होगा, वे वहां से पलायन करेंगे। कुछ जीव दूसरे स्थान पर तो एडाप्टेशन कर लेंगे अर्थात अनुकूलनशीलता को दर्शा लेंगे, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो दूसरे स्थान पर अपने आप को एडाप्टिव नहीं कर पाएंगे और उनके फलस्वरूप वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर उनकी संख्या विलुप्त होने लगती है ना। तो ये फर्क पड़ता है जंगलों के विनाश से। अब जंगलों के विनाश से उसके अलावा भी कई इफेक्ट पड़ता है। जंगलों के विनाश से यानी पेड़ पौधों की कटाई से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वे बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। इस स्थिति में जो ह्यूमन जीवों में या फिर ह्यूमन बॉडी है या फिर अन्य जीव जो कि ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं उनके लिए एक प्रकार से खतरा बन रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी और ये आगे आने वाले समय में यदि ये सब नहीं रोका गया तो ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर एक बोल सकते हैं एनिमल के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है ना। इसके अलावा देखो ये हो गया हमारा मुख्यतः इसका उद्देश्य क्षेत्र। इसके अलावा देखो जनसंख्या क्या होती है। अगर जनसंख्या कोई परिभाषा पूछता है तो क्या बोलता है कि एक जात के व्यक्तिगत समूह जो एक ही क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। क्या बोला कि एक जात के व्यक्तिगत समूह जो एक ही क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर यह है जैसे ऐसा समझो कि जैसे जनगणना हुई थी 2011 में, किसकी जनगणना हुई थी? ह्यूमन की हुई थी अर्थात मनुष्यों की हुई थी, पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों की। अब वो जनगणना किसके आधार पर किए थे? अब उस जनगणना में उन्होंने मनुष्यों को ही तो गिना था ना कि गिना कि कितने यहाँ पर बिल्ली हैं, कितने गाय हैं, कितने कुत्ते हैं या फिर अन्य ऐसे कई चीजों को उन्होंने मेजर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी एक जात का जो समुदाय होता है एक समुदाय नहीं होगा, एक जात के व्यक्तिगत समूह अर्थात जो एक ही जात के बारे में बताता है अर्थात एक जात की कितनी संख्या है उसके बारे में बताता है, वो होती है हमारी जनसंख्या। और अगर इसी में हम बोले कि समुदाय क्या होता है, समुदाय वो होता है जनसंख्या जैसे एक जात का होगा तो व्यक्तिगत समूह, उसी प्रकार समुदाय में होता है इसके जस्ट विपरीत। अब इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर रह रहे विभिन्न क्षेत्रों में फिर एक क्षेत्र में बोल सकते हैं कि वहां पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जात जो उपस्थित हैं, पशु पक्षी, बिल्ली, मनुष्य आदि सभी को गणना करते हैं किसके अंतर्गत? समुदाय के अंतर्गत। वही बोला गया विभिन्न जातियों की जनसंख्या का समूह जो एक ही क्षेत्र में वृद्धि करते हैं अर्थात अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। ओके, तो उसी से जुड़ा हुआ टर्म एक आता है इकोटोन, इसको आप याद रखिएगा। ये होता है दो विभिन्न समुदायों के मध्य संक्रमण के क्षेत्र को बोलते हैं इकोटोन। दो विभिन्न समुदाय के तहत एक क्षेत्र हो गया, वहां पर समुदाय कुछ है, वहां पर कुछ एनिमल है, यहाँ पर यानी वहाँ की स्पीशीज कुछ है और दूसरे स्थान पर कुछ है। तो इन्हीं के बीच के जो संक्रमण क्षेत्र आपस में फैले हुए होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम इकोटोन। ओके, तो इस एक पहले लेक्चर में मुख्यतः पहला लेक्चर हमारा, इस पहले लेक्चर में हमने काफी कुछ जाना। इसी के फलस्वरूप हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ चीजें अभी इकोलॉजी के बारे में और जानेंगे। ओके, तब तक इसका रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए।
ओके, थैंक यू।